देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश की खबरों का। यूपी में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां करेंगे। हमीरपुर, बाराबंकी, फतेहपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम जनता को वोट मांगेंगे। जहां पीएम मोदी जनता से वोट मांगेंगे और जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बाराबंकी में बड़ी रैली करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जिले के अमानीगंज में जनसभा करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी गोंडा, फैजाबाद, सारण और लखनऊ में भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली दौरे पर हैं। परशुरामपुर सलोन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। इसी बीच आज अमित शाह भी रायबरेली दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनता को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी बाराबंकी में मौजूद रहेंगे, रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाराबंकी में मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जिले के अमानीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी गोंडा, फैजाबाद, सारण और लखनऊ में भी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज रायबरेली दौरे पर हैं। परशुरामपुर सलोन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शक्ति सिंह जुड़ चुके हैं अयोध्या से। शक्ति, लगातार सीएम और पीएम अयोध्या दौरे पर रहते हैं। अयोध्या की जनता का प्यार क्या अब की बीजेपी ले जाएगी? जी, जिस तरीके से 22 जनवरी को भव्य प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में भीड़ अयोध्या में बढ़ती गई। रोजगार के जो अवसर है वो अयोध्या में लगातार बढ़ते गए, जिसका अगर बोला जाए कि श्रेय जो है वो बीजेपी को ही जाता है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा ही जो मंदिर का निर्माण हो पाया है। उसको लेकर के जो यहाँ की जनता है, कुछ जनता जो है वो नाराज दिखाई पड़ रही है, लेकिन और सारी जनता है जो बीजेपी के सपोर्ट में है। बीजेपी की अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रैली थी, जो नरेंद्र मोदी और पीएम योगी की रैली अयोध्या में कितने श्रद्धालु वहां पे थे और लाखों में श्रद्धालु जो थे उनको देखने के लिए दिन भर वो खड़े रहे। आज सीएम योगी का दौरा फिर अमानीगंज में लगा हुआ है। सीएम योगी बड़ी जनसभा को फिर से अयोध्या से तकरीबन 15-20 या 30 किलोमीटर होगा यहाँ से दूर अमानीगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अभी जैसा कि पिछले दिनों में अखिलेश यादव मुंबई में आए थे, तो दृश्य ये देखने को मिला कि वहाँ उनके जो मंत्रीगण थे उनके आपस में धक्का मुक्की का दृश्य मिला और जो पत्रकारों का मंच बना था वो टूट पड़ा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं डाउन दिखाई पड़ रही हैं और जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। शक्ति, कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और कौन कौन से दिग्गज नेता जनसभा में शामिल होंगे? शक्ति जी, जैसा कि अगर हम बात करें तो सीएम योगी का जो यहाँ पे शेड्यूल बनाया गया है वो 1 बजे अयोध्या में जो उनका शेड्यूल है वो तय किया गया है। सबसे पहले वो आएंगे अयोध्या, प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे, सर्वप्रथम हनुमानगढ़ी जाएंगे, हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, श्री राम लला के दर्शन करेंगे। उसके बाद में जाएंगे बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए। और यही केंद्र मंत्री जो है वो भी आ रहे हैं सुहावल में, वो भी एक बड़ी जनसभा को जो है वो 2 बजे उनकी जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। तो जो बीजेपी की पार्टियां हैं, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो अयोध्या आ रहे हैं और सुबह से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कल से जो मैदान का निरीक्षण था वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद हो गई है यहाँ पे। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बीजेपी का पल्ला है वो भारी दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए थे तो मुंबई में ही आके यहाँ से 30 किलोमीटर पहले ही आकर के वो बड़ी जनसभा को संबोधित किए। उसके बाद में प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने नहीं गए, तो लोगों के मन में थोड़ी सी, अयोध्या वासियों के मन में थोड़ी सी नाराजगी है कि अयोध्या अगर आते हैं तो प्रभु श्री राम लला के दर्शन अखिलेश यादव को जरूर करने चाहिए। अगर बताया जाए कि यहाँ पे
सीएम योगी के दौरे की बात करें तो सीएम योगी जब भी आते हैं लगातार वो प्रथम हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करते हैं, उसके उपरांत ही कोई कार्य जो होता है वो उसको किया जाता है उनके द्वारा। जी, शक्ति राम मंदिर बनने का कितना असर देखने को मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में? राम मंदिर बनने का तो असर जिस टाइम प्रभु श्री राम, मैं उस टाइम का खुद साक्षी हूँ जब प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे थे। पूरे विश्व की मीडिया सेंटर पे बैठ के पूरे विश्व के लोग निगाहें लगाए हुए थे कि कब प्रभु श्री राम लला के एक दिव्य दर्शन हो, उनके चेहरे के मुखार बिंदु के एक दिव्य दर्शन हो। उसको लेकर जिस तरीके से उस टाइम पे व्यवस्था बनी थी, उसी तरीके से अभी जब नरेंद्र मोदी की कुछ दिन पहले रैली हुई थी, उसी तरीके से फिर से यहाँ पे अयोध्या वासी और देशवासी जो थे वो देख रहे थे कि अयोध्या पे उनकी नजरें थी। और इसको बनने के बाद में जिस तरीके से यहाँ पे चीजें बदली हैं, पूरी अयोध्या जो है वो बदल गई है, उसका कायाकल्प हो चुका है। तो उसका असर जरूर बीजेपी को मिलेगा। जो अनुमान ये लगाया जाता है कि अयोध्यावासी जो हैं, अयोध्यावासी नहीं जिनकी आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है, जैसा कि बीजेपी ने कहा था 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, उस तरीके से उन्होंने वो कार्य कर दिया है। तो वो लोगों के उस खरे उतरे हैं, उनका जो कहना था वो उस पे खरे उतरे हैं। उसको लेकर के उनको जो क्या नाम है 2024 का चुनाव था वो उन तक सफल होने वाला है। इस बार जो सीटें हैं वो काफी हद तक अच्छे रेंज में आएंगी उनकी। जी शक्ति, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ अपडेट है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल सपना, अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जो है आज लखनऊ दौरे पर है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का दौरा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें हमीरपुर उसके बरेली जाएंगे, क्या नाम है यहाँ पे बाराबंकी जाएंगे। बाराबंकी के तो जाहिर सी बात है बाराबंकी में आज बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहाँ पे बीजेपी की प्रत्याशी जो है राजनागी, उनके पक्ष में आज वहाँ पे प्रचार करेंगे, जनसभा करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां उत्तर प्रदेश में, खास करके उत्तर प्रदेश में की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का रास्ता जो है, दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ में अमित शाह भी लगातार रैलियों पे रैलियां यहाँ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। आज उसके अलावा आपको बता दें कि आज अमित शाह जो है वो रायबरेली में वहाँ पे रैली करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो फैजाबाद के साथ में सारण के साथ में आज लखनऊ में भी आज यहाँ पे जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जो आपने बताया कि मुख्य प्रधानमंत्री आज लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ के साथ साथ में और भी बाराबंकी और हमीरपुर में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी राजेश, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, क्या लगता है 400 पार का नारा सफल होगा? जी जाहिर सी बात है कि हर संभव कोशिश है कि 400 पार जो है इस बार जो है किया जाए। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार नामल है, और चाहे फर्स्ट फेज की बात करें, थर्ड और फोर्थ फेज की बात करें, तो 4 चरण को चुनाव में बिल्कुल विपक्ष भी लगातार टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 400 पार का जो नारा है, मुझे नहीं लगता 400 पार का नारा सफल हो पाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मतलब बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी का संगठन जिस तरीके से मतलब एकदम लो स्तर पे काम कर रहा है, निचले स्तर पे काम कर रहा है, गांव में जाके काम कर रहा है उसका बीजेपी का संगठन, उससे कयास लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है बहुमत में मतलब देश में बहुमत हासिल कर लेगी। लेकिन जो उसका 400 पार का नारा है, 400 पार का नारा तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि
जो विपक्ष भी इस समय बिल्कुल मजबूती के साथ टक्कर देते हुए नजर आ रहा है बीजेपी को। जी राजेश, प्रधानमंत्री मोदी आज बाराबंकी में रैली करेंगे, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। कितनी बड़ी रैली हो सकती है बाराबंकी में? जी बिल्कुल सपना, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आज जो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, उसमें खास करके जो मैं आपको बताया कि फतेहपुर, हमीरपुर और बाराबंकी है। तो बाराबंकी जो है, इन 3 जिलों में बाराबंकी सबसे खास है। बाराबंकी में क्योंकि विपक्ष में जो वहाँ पे है, इंडिया गठबंधन से पीएल पूनिया के लड़के तनुज पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पीएल पूनिया का बाराबंकी में उनका वहाँ पे रुतबा रहा है, बाराबंकी में जिस तरीके से उन्होंने विकास किया हुआ, वहाँ पे जो जमीनी जनता पीएल पूनिया के नाम पर बिल्कुल वहाँ पे वोट देती आई है। अभी तक लगातार वो कई बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके बेटे तनुज पूनिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब इंडिया गठबंधन से तो देखने वाली बात है। इसलिए बड़ी आज जो है प्रधानमंत्री मोदी तो बाराबंकी में बड़ी सभा करने वाले होगा। क्योंकि राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन की विशाल जनसभा अमेठी रायबरेली में होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में रैलियां करेंगे। इस जोड़ी को 10 अप्रैल को कन्नौज में देखा गया था, जहां से एसपी प्रमुख लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी 3 बजे रायबरेली में रायन इंटरनेशनल स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं में कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे मौजूद रहेंगे। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेलंगाना सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अखिलेश यादव लखनऊ में शाम को रोड शो भी निकालेंगे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम से जीपीओ तक रोड शो होगा। आपको बता दें, रायबरेली और अमेठी में विशाल जनसभा होगी। राहुल और अखिलेश एक साथ नजर आएंगे। साथ ही प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा रायबरेली में। आपको बता दें, रायन इंटरनेशनल कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जहां पर आप एक बार फिर से दोनों लड़कों की जोड़ी एक साथ देख पाएंगे। आपको बता दें, रायबरेली में एक बार फिर से राहुल और अखिलेश यादव एक साथ जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी इस जनसभा में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज रायबरेली में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ अपडेट है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अभिनव। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में आज इंडिया गठबंधन की एक विशाल रैली जो है वो होने जा रही है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर इसमें शामिल होंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहेंगे। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके अलावा राहुल की बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वो भी शामिल होंगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत भी इस दौरान इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। और एक बड़ी रैली जो है वो आज अमेठी और रायबरेली में होने जा रही है इंडिया अलायंस की। और पिछली बार जो अमेठी की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई थी, तो कहीं न कहीं इस बार जो है पुराना जो हिसाब है उसको बराबर करने की कांग्रेस की तैयारी है। और इसी क्रम में देखिए, आज एक बहुत बड़ी जनसभा जो है अमेठी और रायबरेली में होने जा रही है। और कल जो है अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, उससे पहले सभी पार्टियां जो है पूरी ताकत झोंक रही है। इसी क्रम में आज इंडिया अलायंस की एक विशाल जनसभा रायबरेली और अमेठी क्षेत्र में हो रही है। वहां पे जनसभा करने के बाद सपा अध्यक्ष लखनऊ आएंगे, जहां पे वो आज शाम रोड शो निकालेंगे। और ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम से लेके हजरतगंज स्ट्रीट जीपीओ तक अखिलेश यादव का एक रोड शो बड़ा देखने को मिलेगा। और कल यहाँ भी जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो जाएगा और 20 तारीख को फिर इन 5वें चरण में इन सभी सीटों पे वोटिंग होगी।
जी अभिनव, लगातार प्रियंका गांधी भी रायबरेली और अमेठी सीट पर नजर बनाए रखी हैं, जनसभा कर रही, नुक्कड़ सभा कर रही और आज राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ रायबरेली में नजर आएंगे। इसका कितना असर रायबरेली और अमेठी की जनता पर देखने को मिलेगा अभिनव? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब एक साथ एक मंच पे नजर आएंगे तो इसका बिल्कुल जनता में एक बड़ा मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं इसका बहुत प्रभाव रायबरेली और अमेठी की जनता में देखने को मिलेगा। इसके पहले कन्नौज में जब अखिलेश यादव जहां से प्रत्याशी थे वहां से राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक साथ नजर आई थी मंच पे, और अब वहां के बाद सीधे देखिए रायबरेली और अमेठी में अखिलेश यादव राहुल गांधी एक बार फिर से एक संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ रहा है और देखने वाली बात है कि इस 5वें चरण में क्या कुछ नतीजे रहेंगे, क्योंकि 14 सीटों पे वोटिंग है। इनमें से महज एक सीट रायबरेली की पिछली बार जो है वो विपक्ष के खाते में गई थी, बाकी सभी 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। तो देखने वाली बात रहेगी कि जो 5वां चरण है इसको भेदने में किस प्रकार से विपक्ष जो है वो कामयाब हो पाता है, या फिर की तरह भारतीय जनता पार्टी ही इसमें अधिकांश सीटें इस वाले चरण में जीत पाती है। जी अभिनव, लगातार प्रियंका गांधी अमेठी में बनी हुई हैं, लगातार सभाएं कर रही हैं, तो स्मृति ईरानी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार अमेठी और रायबरेली में पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही हैं। जहां एक और रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह पे तमाम आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने प्रधानों और कोटेदारों का हक मारा है, वो जनता से बात नहीं करते, वो माफिया है। वही अमेठी में भी उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पे लगातार तमाम वार किए हैं और को भी वहाँ चुनाव हराने में कोई कसर इस बार प्रियंका गांधी छोड़ नहीं रही है। भले ही कांग्रेस ने गांधी परिवार के किसी सदस्य को अमेठी से चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन वहाँ जो चुनाव है वो पूरी ताकत से गांधी परिवार ही लड़ रहा है। किशोरी लाल शर्मा महज अब एक प्रत्याशी है, वहाँ पे पूरी ताकत गांधी परिवार ने लगा दी। और देखिए इंडिया गठबंधन भी आज एक विशाल जनसभा करने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना वहाँ संगठन है अमेठी और रायबरेली में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता जब वहां जाते हैं तो वहां की जनता में भी एक मैसेज देने की इंडिया अलायंस कोशिश करेगा, कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी और इस बार अमेठी रायबरेली दोनों जो सीटें हैं उसको अपने खाते में लाने के लिए लगातार जो है वो मेहनत की जा रही है। और देखने वाली बात है कि क्या कुछ परिणाम रहते हैं, क्योंकि तमाम समीकरण बदल गए हैं। मनोज पांडे सपा से जो विधायक है ऊंचाहार से, वो बागी होकर बीजेपी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अमेठी में बात करें तो वहाँ राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से विधायक थे, वो भी बागी होकर बीजेपी में चले गए हैं। इसके अलावा गायत्री प्रजापति की पत्नी जो विधायक है, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा को वोट नहीं किया था और ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी के पक्ष में वहाँ वो भी लगी हुई है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी देखने वाली बात होगी किस प्रकार से पूरी मेहनत करके कांग्रेस अलायंस के लिए कितना वोट जुटा पाती है। जी अभिनव, कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में आज दोनों लड़कों की जोड़ी जनसभा को संबोधित करेगी और साथ ही अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है अभिनव? बिल्कुल, देखिए इस बार इन दोनों सीटों पे चुनाव काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राहुल गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में आए हैं। यहाँ से कांग्रेस को जरूर काफी यहाँ से, लेकिन अमेठी से जब कोई गांधी परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ा तो अमेठी में एक बार कार्यकर्ताओं में एक बार मायूसी का देखी गई मायूसी, लेकिन इसको पूरी तरीके से मैनेज करने में प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत की और वहीं पे गृह मंत्री अमित शाह को देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को देखिए, सभी लोग देखिए लगातार ग्राउंड पे सक्रिय हैं और कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो दोनों पार्टियों की ओर से देखी जा रही है अमेठी रायबरेली में। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इस बार रायबरेली और अमेठी में कौन सी पार्टी जो है वो अपना चुनाव जीत पाती, क्योंकि अमेठी तो पिछली बार बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई थी, लेकिन स्मृति ईरानी की मुश्किलें इस बार बढ़ती नजर आ रही है। ग्राउंड में उनका काफी विरोध बताया जा रहा है और कांग्रेस उस विरोध को अपने पक्ष में बुलाने में लगातार जुटी हुई है। जी अभिनव, 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी को टिकट मिला था, कांग्रेस से सोनिया गांधी थी और वही दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह थे बीजेपी से, तो लेकिन सोनिया गांधी ने जीत का परचम लहराया था। इस बार क्या हालात हैं? आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है अभिनव। बिल्कुल, देखिए रायबरेली की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने दोबारा दिनेश प्रताप सिंह, क्योंकि योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं, इनको टिकट दिया है। दिनेश प्रताप सिंह सोनिया गांधी के सामने 2019 चुनाव में 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार भी उनको टिकट मिला है, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दिनेश प्रताप सिंह की जो लीड है चुनाव हारने की वो इस बार और बढ़ जाए, क्योंकि अब तक देखिए भाजपा ने भी ऐसा कुछ वहाँ पे मैजिक दिखाया नहीं है जिससे कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो गई। राहुल गांधी को देखिए, वो सामान्य सी नाई की दुकान में जाके उन्होंने अपनी वहाँ पे दाढ़ी बनवाई और लगातार प्रियंका गांधी ने पूरा रायबरेली में मोर्चा संभाल रखा है। आधी रात को वो
लोगों से मिलने पहुंच रहे हैं, मोबाइल के फ्लैश लाइट की रोशनी में उन्होंने जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं की हैं और लगातार सक्रिय हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रायबरेली में निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपर हैंड माना जा रहा है और अमेठी में भी अंत तक चुनावी जो नतीजा होगा वो बहुत कांटे की टक्कर होगी वहाँ पे। जी अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही। अभी तक प्रदेश में तापमान बढ़ने की वजह से ही लोग परेशान थे, लेकिन शुक्रवार से हीट वेव भी चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के साथ ही हीट वेव के थपेड़े भी झेलने पड़ेंगे। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तापमान अभी और बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कानपुर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। दिन और रात का तापमान लगभग बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। अभी तक प्रदेश में तापमान बढ़ने की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन शुक्रवार से हीट वेव भी चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, सुल्तानपुर में गर्मी का कितना कहर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह इधर बीच का जो मौसम चल रहा है ये वाकई बहुत ही गर्म और गर्म हवाओं के साथ जो है मौसम चल रहा है। सुबह का अगर तापमान को लेकर अगर बात करते हैं लगभग 38 डिग्री जा रहा है। दोपहर का अगर तापमान देखा जाए लगभग 42 से 45 डिग्री तक जा रहा है। लेकिन जिस तरह इधर का मौसम जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह लगातार धूप बढ़ती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत का कारण भी बन रहा है। और इसके अलावा जो है कहीं लोगों को, राहगीरों को जो है एक पेड़ का जो छांव जो मिलता था वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो मजदूर होते हैं, जो बाहर के नौकरी होते करने वाले वो आते हैं, वो शहर तक आते हैं, वो उन लोग जो है काफी मुसीबत के साथ जो है वो शहर का सामना करते हुए आते हैं। और जिस तरह जो है गर्मी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है, वाकई ही कहीं ये बुखार का या और कोई बीमारी का कारण भी बन सकता है। आशुतोष, मौसम विभाग की तरफ से लोगों को क्या कुछ चेतावनी दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह चेतावनी को यहाँ का अलर्ट जारी किया गया था, जिस तरह जो है बुखार हो गया, डेंगू हो गया, तमाम ऐसी बीमारी हैं जो बीमारियों से बचने के लिए कोई ना कोई लोग अपने उपचार का जो है प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ चीज ऐसी है वहाँ व्यवस्था नहीं मिल पाती है। जैसे पानी होते हैं, पानी सबसे बड़ी चीज होती है गर्मी की राहत पहुंचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे अधूरा देखने को मिल जाता है। जी आशुतोष, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, बता रहे स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो लगभग वो पूरी कर ली जाती है और हर जगह देखने में अच्छी मिलती है। कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी चीज अगर सामने आता है उसको सबसे पहले हम सुधारने की कोशिश करेंगे और उसको उपचार की व्यवस्था भी देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह का उपचार की व्यवस्था नहीं मिलती है, जो भी छोटे स्वास्थ्य समुदाय केंद्र होते हैं वहाँ पे भी व्यवस्था करा दी जाती है, जिससे कोई भी मरीजों को दिक्कत का सामना न करना पड़ेगा। आशुतोष, आपको यहीं रोकना चाहेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में गर्मी का कितना कहर है, कितनी परेशानियों से लोगों को झेलना पड़ रहा है, कितना सामना करना पड़ रहा है गर्मी की वजह से? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इस समय जो गर्मी है वो अपने चरम पर है और ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं न कहीं भीषण गर्मी की चपेट झेल रहे हैं। प्रयागराज की बात करें तो बीते कई दिनों से प्रयागराज में जो पारा है वो करीब 42 डिग्री को पार कर चुका है। हालांकि बीते एक हफ्ते पहले प्रयागराज में जो पारा है वो करीब 44 डिग्री के आसपास था, लेकिन अगर बीते 1-2 दिनों की बात करें तो 1-2 दिनों से प्रयागराज में जो मौसम है वो लगातार बदलाव कर रहा है। कहीं देर तेज धूप होती है तो कहीं बादल जो है वो घेरा कर लेते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और लोगों की जो सेहत है उससे भी कहीं न कहीं असर पड़ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रयागराज में जो बदलता मौसम है वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रयागराज लगातार मौसम बदला रहते में लोग हैं वो तमाम गंभीर बीमारियों से परेशान भी होंगे। ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो बदलता मौसम है वो लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है।
जी सपना। जी पवन, कितने मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ चेतावनी है लोगों के लिए? बिल्कुल सपना, देखिए अगर हम तैयारियों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, मौसम विभाग की बात करें, तो जिस तरीके से बीते एक सप्ताह पूर्व हीट वेव की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन अगर उस मौसम की बात करें तो प्रयागराज में अभी मौजूदा समय में मौसम में थोड़ा सा बदलाव जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार कहीं कड़ी धूप देखने को मिलती है तो कहीं बादल जो है वो घेरा कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में मौसम बदल रहा है, अगर हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की माने तो अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए बेड जो है वो तैयारियां की गई है। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग द्वारा लगातार लोगों को इस मौसम से अपने आप को बचाने के लिए, गर्मी से राहत पाने के तमाम जो उपाय हैं उसके उपाय करने के उनसे अपील की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक जरूरी ना हो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, पॉलिथीन के कपड़े पहने, तमाम जो अन्य गर्मी से बचने के उपाय है वो लोगों को उसके लिए जागरूक किया गया, लोगों को सोशल मैसेज दिए गए। तरीके से प्रयागराज में जो मौसम है लगातार करवट बदल रहा है, लगातार मौसम अपना रंग बदल रहा है आने वाले दिनों में। और जिस तरीके से लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो परेशान होंगे, क्योंकि लगातार बदलता मौसम आने वाले दिनों में लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ करेगा। जी सपना। आशुतोष, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं गर्मी को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से, और साथ ही मौसम विभाग ने क्या कुछ तैयारियों के लिए कहा है, कितना अपडेट है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, आपको बता दें जगह जगह पे जो है जो भी प्रशासनिक स्तर के जो भवन बने हुए हैं, जो अस्पताल हैं, जो समुदाय केंद्र हैं, वो हर जगह पे जो है वाटर कूलर और मटके की पानी की व्यवस्था तो कर तो दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि कुछ स्थानों पे जो व्यवस्था नहीं देखने मिल रही है वो वाकई बहुत ही दिलचस्प वाली बात होगी। और इसी में हाल में देखा जाए तो चुनाव का माहौल भी चल रहा है। चुनाव के माहौल को देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो है बड़े नेताओं का भी आगमन होता है, वहां पे भी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे लोगों जनता जो वहां पे जाते हैं, जो वहां पे एकत्रित जो होते हैं, उन लोग के भी प्यासे भूखे जो होते हैं, उन लोग को सहारा एक मिल सके। पानी सबसे बड़ी चीज होता है गर्मी को लेकर। पवन, आपके जिले में आज का तापमान क्या दर्ज किया गया है? बिल्कुल, अगर आज की बात करें और आज के दिन की बात करें तो जिस तरीके से सुबह से ही कड़ी धूप है वो देखने को मिल रही है, तो अगर मौसम विभाग की माने और जिस तरीके से मौसम है उसका अगर देखा जाए तो करीब 42 डिग्री को पार कर चुका है। हालांकि अगर ये जो मौसम है कहीं न कहीं ये लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना है। अमूमन जब देखा जाता है कि जिन बाजारों में सुबह से लेकर देर शाम तक लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है, बाजारों में रौनक होती है, लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं जो बाजार है वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लगातार जो मौसम है वो बदल रहा है। आज करीब 42 डिग्री के आसपास का तापमान है और ऐसे में भीषण गर्मी लोगों के लिए परेशानियों का जो कारण है वो बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार बदल रहा है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के जो आसार है वो नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं बदलता मौसम लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है और लगातार जो लोग हैं वो परेशान होंगे। जी, ज्यादा जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि गर्मी में लोगों की हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। तापमान की वजह से लगातार सुबह से ही गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों को रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, सोने तक में दिक्कतें आ रही हैं। लखनऊ मौसम के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तापमान अभी और बढ़ेगा। फिलहाल प्रदेश में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कानपुर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। दिन और रात का तापमान लगभग बराबर होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कानपुर से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है लोगों को? जी, अगर सपना अगर बात किया कानपुर मौसम विभाग की बात करी जाए तो लगातार जो है अगर इस मौसम को लेकर के कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो है वो पूरी तरह से सावधानी की चेतावनी दे रहा है। और अगर बात किया मानसून को लेकर कहीं ना कहीं तो 20
जो है जो जून है उसमें जो मानसून जो है वो अभी तक उत्तर प्रदेश में दस्तक देगा। पर अगर बात किया कानपुर को लेकर के तो 28 या 29 जून को जो है पूरी तरीके से मानसून जो है उत्तर प्रदेश से कानपुर मंडल में जो पूरी तरह से आ जाएगा। पर अगर बात किया है तो जो गर्मी को लेकर के तो नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि अगर बात किया है तो अभी भी किसी प्रकार से पेयजल की व्यवस्था जो है वो कानपुर किसी प्रमुख चौराहे पे नहीं की गई। सपना जी, आज का तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है कानपुर में? अगर तापमान की बात किया तो मिनिमम जो है वो 31% है और तो मैक्सिमम जो है 44 है। अगर बात किया तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर को लेकर के सपना कहीं ना कहीं जो मेडिकल विभाग की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो है मेडिकल विभाग जो है पूरी तैयारी कर रखा है और लगातार जो अपील कर रहा है। क्योंकि अगर बात किया है तो कानपुर जो केवल कानपुर कहने को स्मार्ट सिटी है, पर कहीं ना कहीं जो अगर बात की हकीकत बात किया है तो अभी भी कानपुर में जो है जो मरीज डायरिया के और हैजा के मरीज जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है कानपुर में। जी उपेंद्र, गर्मी में कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है लोगों में, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सपना अगर बात की स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जो है तो इसको हैजा और डायरिया को लेकर जो अभी तक जो है लगभग 100 बेड जो है स्पेशल बना लिए गए हैं। पर अगर कहीं ना कहीं अगर बात किया तो पूरी तरीके से जो अभी भी नगर निगम चाहे जिला प्रशासन जो है लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि जब जरूरत हो तो बाहर निकले। पर अगर बात की जाए बुजुर्गों की और बच्चों को समर वेकेशन तो हो चुके हैं, पर अगर बात किया कहीं ना कहीं सपना तो पूरी तरीके से जो है अभी भी कानपुर जिला प्रशासन जो है सक्रिय नहीं है और नगर निगम की लापरवाही जो हो चाहे जलकर विभाग की लापरवाही हो। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो बेजुबान जानवर है उनको पीने की व्यवस्था किसी प्रमुख चौराहे पर नहीं है। और उसके बाद अगर सपना अगर बात करें तो लगातार क्योंकि कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे जो लेबर वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं, पर अभी भी किसी प्रमुख चौराहों पे पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। जी उपेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है। बता दें कि यमुना पार क्षेत्र के राजकीय अभिनव विद्यालय की छात्राओं ने 90% से ज्यादा अंक लाकर अपने स्कूल के साथ परिजनों का मान बढ़ाया है। इस दौरान छात्राओं ने असफल होने वाले अपने सहपाठियों को संदेश देते हुए कहा कि निराश ना हो, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। वहीं प्रधानाध्यापक सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने सफल हुए छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। और मैं इसका श्रेय अपने सीनियर अधिकारियों, ज्वाइंट डायरेक्टर और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री दिव्यकांत शुक्ला और दूसरे हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह को देना चाहूँगा कि उनके मार्गनिर्देशन में मैं यहाँ पर अपने टीचरों को एक स्पेशल क्लास चलवाकर इसमें पढ़ाई करवाया। मैंने क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है। मेरे परसेंटेज 84% आए हैं और मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहूँगी जो इस बार नहीं अच्छा कर पाए हैं। उनको हिम्मत रखनी चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए और इनफैक्ट अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। वो आगे कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मार्क्स आए हैं, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हम सीबीएसई बोर्ड से हैं और हमारे 84.6 मार्क्स आए हैं और इस सफलता का श्रेय हम अपने प्रिंसिपल्स और अपने क्लास टीचर को देना चाहेंगे। छात्राओं ने स्कूल का मान बढ़ाया है। एक बार फिर से अव्वल आकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं। इसी बीच छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मारी है और अपने स्कूल के साथ साथ अपने परिजनों का भी मान बढ़ाया है और असफल सहपाठियों को सांत्वना दी है कि एक दिन आपको बता दें, असफल होने वाले सहपाठियों को संदेश दिया है कि एक दिन वो जरूर काबिल होंगे और एक दिन खुद ही अच्छा परिणाम लाएंगे और फिर से अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।
सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन। आपको बता दें, खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा का सीएम आवास पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की कर रही है मांग। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार महिला प्रदर्शन कर रही। बीजेपी महिला मोर्चा का सीएम आवास पर प्रदर्शन और इस्तीफे की मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ पूरा मामला है? महिला प्रदर्शन कर रही है सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर। बिल्कुल, देखिए, ये आप सांसद के साथ जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के पीए पे बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से निशाना साध रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस पे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी को घेर रही है। जब कल अरविंद केजरीवाल लखनऊ में आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनके जो ये विभोर थे वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे और मीडिया ने उनसे भी इस दौरान बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। उसी को लेके देखिए, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन जो है अरविंद केजरीवाल के आवास पे जो महिला मोर्चा है वो प्रदर्शन कर रही है और लगातार इससे इनको घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो ये पूरा मामला है वो लगातार अब पुलिस में कल बयान दर्ज हो चुका है, जिसके बाद अब पुलिस को भी जो अपनी आगे की कार्रवाई करनी होगी वो इसमें पुलिस करती हुई दिखाई देगी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसको खराब करने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। आप सांसद मालीवाल का देर रात मेडिकल हुआ था कल और पुलिस ने उनके बयान दर्ज कराए थे। केजरीवाल के जो पीए विभव है उनपे मारपीट का, बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद जो है एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा जो महिला आयोग है उन्होंने पूरी रिपोर्ट तलब की है और बीजेपी महिला मोर्चा के लोगों ने आज देखिए सीएम हाउस पे चूड़ी लेके पहुंचे और बड़ा प्रदर्शन एक देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जिसमें आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेके ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जी अभिनव, इसमें क्या लगता है, इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के जो पीए विभव हैं उनको लेके लगातार एक भारतीय जनता पार्टी पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है और विभव को आज 11 बजे महिला आयोग के सामने पेश होना भी पड़ेगा और ऐसा माना जा रहा है कि विभव को भी दिल्ली पुलिस जो है वो हिरासत में ले सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ मारपीट का और बदसलूकी का जो एफआईआर है वो आप सांसद स्वाति मालीवाल के द्वारा दर्ज कराई गई है। हालांकि आप सांसद मालीवाल ने कल एक्स पर पोस्ट कर ये भी लिखा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसको कतई राजनीति का मुद्दा न बनाए और वो इस पर राजनीति न करे। देखिए, 2007 में विभव पर एक सरकारी अधिकारी के साथ कथित तौर पे मारपीट का आरोप पहले भी लग चुका है, तो कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात होगी कि आप सांसद स्वाति मालीवाल ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेके अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उनको क्या कुछ होता, क्योंकि इसका एक पूरा वीडियो भी देखिए सामने आया और उसके बाद स्वाति मालीवाल ने कल देर रात दिल्ली पुलिस से शिकायत की और उनका मेडिकल हुआ और अब देखने वाली बात होगी कि आगे पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई करती है। अभिनव, स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं? बिल्कुल, देखिए, स्वाति मालीवाल का आरोप यही है कि जब वो अरविंद केजरीवाल के साथ से मिलने गई तो उनके साथ वहां पे बहुत बुरा बर्ताव हुआ। उन्होंने कहा कि हमने अपना जो स्टेटमेंट था वो पुलिस को दे दिया है, उन्हें आशा है कि उचित कार्रवाई होगी और उन्होंने लिखा कि पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे, जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद है। और लगातार देखिए उनपे जो अरविंद केजरीवाल के पीए विभव है उनके द्वारा मारपीट और बदसलूकी का आरोप आप सांसद स्वाति मालीवाल के ओर से लगाया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस अब एक्शन में आएगी और इसके अलावा देखिए महिला आयोग जो है वो भी लगातार इसमें एक्शन में नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि इसमें अरविंद केजरीवाल के पीए जो विभव हैं उनपे क्या कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि मीडिया ने लगातार जब कल लखनऊ में उनसे बात करने की कोशिश की तो विभव जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे थे। जी अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है।
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। झूठ नहीं